सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूं। आज एनसीईआरटी सीरीज में कक्षा 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 5 मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं, आप लोग बताएं कि भूगोल कहते किसे हैं। जैसे हम लोग आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी कहते किसे हैं। भूगोल स्थानों और लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। भूगोल जो है लोगों, स्थानों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। भूगोल यह समझने की कोशिश करता है कि चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, वे वहाँ क्यों पाई जाती हैं और वे समय के साथ कैसे विकसित और बदलती है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। भूगोल का डेफिनेशन में दिया, देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, जो मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा, आप लोग ध्यान देंगे और हो सके तो आप लोग नोट करते जाएं तो और अच्छी बात है। जहां पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ जीवन इसलिए संभव है कि जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व देखिए, भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल घेरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट वेट कीजिएगा। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है वायुमंडल में। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में क्या पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा का एक साथ मिलते हैं। जहाँ स्थल, जल एवं हवा जो है एक साथ मिलते हैं उसे वहाँ पे जीवमंडल होता है। वहीं पे जीवन संभव है तो वहीं पे जीवमंडल होता है जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इस शब्दों की उत्पत्ति के बारे में दिया गया, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। भूमंडल, भूमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवन के लिए पोषक तत्व यहीं से पाए जाते हैं, भूमंडल से पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, मैं जो अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। एक मिनट। महासागरीय बेसिन कहते हैं, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि हम लोग आगे चित्र में देखेंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी समुद्र की गहराई जो होता है सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यानी हम लोग जब नापते हैं कहीं पे, अब देखे होंगे कोई रेलवे स्टेशन पे कहीं भी जाते होंगे तो वहाँ लिखा जाता है इस जगह की ऊंचाई जो है समुद्र तल से इतना किलोमीटर या इतना मीटर ऊंचाई है।
तो उस समुद्र की गहराई से इतना मीटर ये स्थान इतना ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए वर्ल्ड मैप दिया गया है, इसमें आप लोग देख लेंगे। वर्ल्ड मैप में सभी महाद्वीपों के बारे में दिया गया है। आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। महाद्वीप कितने हैं? 7 होते हैं। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए येलो कलर में दिखा गया है एशिया को, सॉरी। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद अफ्रीका, एशिया के बगल में अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, जो कि पेंसिल हटा लें। देखिए यहाँ पे उत्तर अमेरिका है, इसे आप लोग देखते जाएंगे। उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, यूरोप है, यूरोप है, अंटार्कटिका है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे देखिए ये रहा अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। एक मिनट, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो जो भी पढ़ाते जाऊंगा आगे, मैं मैप में आप लोग को बताते जाऊंगा कौन सा चीज़ कहाँ पे है, समझाते जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। देखिए ये प्रश्न सीटेट रिपीट करता है। पेपर 1 में भी प्रश्न आता है, पेपर 2 में भी आता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप लोग एग्जैक्ट जवाब देंगे 8,848 मीटर ऊंचा। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। अच्छा, उसका नाम क्या है? जो गहरा भाग है उसे मैरियाना गर्त के नाम से जाने जाते हैं। आप लोग इसे नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से पूछे जाते हैं। जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? ये इतना ही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में दिया गया है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, देखिए इसे आप लोग नोट करेंगे। न्यूजीलैंड के भारत के चलने सैर पे नए चढ़ने वाले व्यक्ति थे। देखिए न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली व्यक्ति, मतलब ये दोनों जो है सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट पे। और जापान की जुंको तोबई जो है विश्व की पहली महिला थी, यानी विश्व की पहली महिला पूछी जाए तो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी। और बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अगर देख लिए महिला विश्व का सबसे पहले पूछ लिया जाए तो किन्होंने चढ़ा, कब चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे? तो आप लोग जवाब देंगे 29 मई 1953 को। कौन कौन चढ़े थे? एक तो न्यूजीलैंड के थे और दूसरे भारतीय थे। न्यूजीलैंड के जो थे व्यक्ति वो थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा, और भारत के जो थे, सॉरी, न्यूजीलैंड के जो थे एडमंड हिलरी थे और भारत के जो थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे। ठीक है, अगर विश्व की सबसे पहली महिला पूछ लिया जाए तो जुंको तबई थे। वो कब चढ़े थे? 16 मई 1975 ईस्वी को। और भारत की पहली महिला पूछ लिया जाए तो 23 मई 1984 ईस्वी को बछेंद्री पाल। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप लोग नोट करते जाएंगे। अब महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, जो कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया अभी। ये विस्तृत जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, सभी अलग हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। देखिए ये दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि आगे दिया हुआ है, इस बुक में भी दिया गया होगा। अगर नहीं दिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दोनों एक स्थलमंडल से जुड़े हुए हैं। एशिया देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
इम्पोर्टेंट है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पे फैला हुआ है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पे एशिया ही है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये जो है एशिया पूछ लिया जाएगा आपसे किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। उसके बाद है कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी एशिया से जो है कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। देखिए ये जितना मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ आप लोग सभी लोग नोट करते जाएं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, मैं जो भी अंडरलाइन करते जा रहा हूँ आप लोग नोट करते जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा नेक्स्ट, एक मिनट पेंसिल ले। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। देखिए यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा, एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत अलग करता है, तो आप लोग जवाब देंगे यूराल पर्वत। अच्छा, एवं एशिया यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाएगा यूरोप जो है एशिया के किस दिशा में स्थित है, तो आप लोग जवाब देंगे पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देख के आपकी स्थिति बताने का रहा है, आप लोग को मैं दिखा चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आइए अफ्रीका के। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। रैंकिंग में अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आप लोग जवाब देंगे अफ्रीका। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। विषुवत जो है इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा हाँ, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, यानी कि तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देख लिए, ये भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कि ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न में पूछ लिए जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप जो है चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, एक मिनट, देखिएगा हाँ अफ्रीका के बारे में। अच्छा, यहीं से जो है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी जो है अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। देख लीजिए अफ्रीका महाद्वीप से कितने प्रश्न बन रहे हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, जो कि आप मैं बता यहाँ दिया है, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा वृत्त इसके किन किन भागों से, अच्छा किन किन भागों से होकर गुजरती है, मैप में देख के आप लोग पता करेंगे। और किन किन भागों से होता है उसको भी मैं लिखवा दूंगा, जब प्रश्न वाला सीरीज चलाऊंगा तो उसमें बता दूंगा किन किन भागों से होके गुजरती है। लेकिन आप लोग इतना याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों जो है इस महाद्वीप से होके गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा महाद्वीप है। रैंक के हिसाब से उत्तर अमेरिका है तीसरा महाद्वीप है। यह दक्षिण अफ्रीका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। अभी मैं आप लोग को बताया है कि फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है एक दूसरे से सक्रिय स्थल संधि से जुड़ा हुआ, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। आप लोग नोट करते जाएंगे ये सब, जितना मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ आप सभी को नोट करेंगे, सारे इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया, पेंसिल लेते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दिखाया गया। देखिए कैसे जुड़ा हुआ है स्थल संधि, दोनों महाद्वीप जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए भारत और श्रीलंका भी जो है जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों जो है जल संधि से जुड़ा हुआ है, जिन्हें पाक जलडमरू कहते हैं।
यहाँ पे देखिए भारत और श्रीलंका भी जुड़ा हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। यहाँ पाक जल संधि है। ठीक है, नेक्स्ट। महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में। अब आ जाए दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वत, अच्छा हाँ, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। किसके? तो दक्षिण अमेरिका के। ये नोट करेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देख लीजिए, सारे क्वेश्चन मैं जितना अंडरलाइन करते जा रहा हूँ आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इन्हें नोट करते जाएंगे। देखिए अब बचा हुआ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण। एशिया किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इस महाद्वीप में जो है ना, लोग नहीं रहते हैं। जीवन यहाँ पे है, लोग सब नहीं रहते हैं यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ़ की परतें जमी रहती है। इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है, से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम मैत्री तथा भारती है। जितना भी अंडरलाइन करते जाओ, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यानी अंटार्कटिका जो महाद्वीप में है, शोध केंद्र है। भारत का कौन सा शोध केंद्र है? तो आप लोग जवाब देंगे मैत्री तथा भारती। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, जलमंडल दिया गया है, इम्पोर्टेंट। जलमंडल से भी सीटेट में प्रश्न। जलमंडल देखिए, जलमंडल जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो मैं जिस दिन ग्रह का क्लास करवा रहा था उस दिन भी बताया। चलिए, इसमें भी दिया गया तो आप लोग फिर से देख लेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए नीला ग्रह का। जब आप लोग ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में तो वहाँ से दिखाई पड़ता है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का 21% भाग 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। अच्छा, ये 71% जो भाग पे जल है, क्या सभी पीने योग्य पानी है? नहीं। आप लोग जवाब देंगे नहीं। 71% में हम लोग अगर 71 को 100% मान रहे हैं तो इसमें 97% जो जल है वो क्या है? लवणीय है, जो कि पीने योग्य नहीं है। लवणीय जल होगा तो स्वाभाविक है पीने योग्य नहीं होगा। उसके बाद उसमें 97% अगर लवणीय है तो 3% क्या हुआ? पानी पीने योग्य है। 3% क्या है? पीने योग्य है। लेकिन उसमें भी 3% में भी 2% क्या है? जो कि ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। जो कि वो 3% में भी 2% ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। मात्र 1% पानी जो है मनुष्य के पीने योग्य बचा हुआ है, यानी हमारे पृथ्वी पे है बचा हुआ। सॉरी, 1% पृथ्वी पे है। मान लीजिए हमारे यहाँ इतना 71% पानी होने के बावजूद मात्र 1% पानी पीने योग्य है। चलिए, वही सब यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, ये सारे महाद्वीप को दिखाया गया है, आप लोग देख लेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ठीक है, वो जल के बारे में मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। जो कि लवणीय जल है वो मानव के उपयोग में नहीं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, जो मैं कि आपको बताया,
ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ, 2% भाग भी ग्लेशियर में जमा हुआ है भूमिगत जल के रूप में। अच्छा हाँ, इसमें जो है भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है पॉइंट में लगभग 0.68% जो है भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पीने योग्य पानी की मात्रा कम है, इसलिए हम लोग पानी की कमी को महसूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, महासागर। महासागर के बारे में जान लेते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे के आकार के आधार पर यानी घटते क्रम में आप लोग देखेंगे, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उससे छोटा दक्षिण महासागर, तो सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। महासागर 5 हैं, उसमें सबसे बड़ा आपसे पूछ लिया जाएगा तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर आप लोग ध्यान में रखेंगे, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो कि मैं अभी आपको बताया। 1 मिनट, पेंसिल लेने दिए। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है। प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है, समुद्र में जो सबसे बड़ा गर्त मैरियाना गर्त है, वो कहाँ, किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर जो लगभग क्या है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया, अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, हाँ दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका दोनों, और ऑस्ट्रेलिया इसके चारों ओर घिरा हुआ है। ये बीच में है। स्थिति का पता लगे। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। देखिए यहाँ से प्रश्न आएगा, सबसे व्यस्त महासागर, तो आप लोग जवाब देंगे अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। कौन सा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है? तो आप लोग जवाब देंगे हिंद महासागर। किस महासागर में सबसे ज़्यादा मतलब व्यस्त महासागर कहा गया है व्यापारियों के लिए? तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर छिछले जल वाले एक सकड़े भाग से जुड़ा है, जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए, बोरिंग जल संधि पूछ लिया जाएगा तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप को क्या कहते हैं? यूरेशिया। एशिया और यूरोप को क्या कहते हैं? यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, अब चलिए वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोग को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। ये वायुमंडल जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है।
वायुमंडल को उस घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है, जिसे हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला देखिए, आप यहाँ मानचित्र पिक्चर जो दिया गया इसमें देख लीजिए। सबसे पहला क्षोभमंडल, जिसमें क्षोभमंडल में फ्लाइट इसी मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। उसके बाद समताप मंडल, जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में जो है ग्रह उपग्रह भेजे जाते हैं, सैटेलाइट बहिर्मंडल में ही भेजे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। यहाँ दिया गया है, वही दिया गया है यहाँ पे। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। अगर आप लोग से दूरी पूछ लिया जाता है कि सभी का दूरी बताएं, तो क्षोभमंडल जो है पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। 18 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। समताप मंडल पृथ्वी से जो है 50 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। और मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, ये से 50 कर लेंगे। मध्य मंडल पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल जो है 640 किलोमीटर तक, और 640 किलोमीटर से ऊपर बहिर्मंडल। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, अगर किलोमीटर पूछ लिया जाए तो आप लोग बता देंगे। आयन मंडल क्षोभमंडल 18 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, आयन मंडल 640 किलोमीटर तक। किलोमीटर आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर बहिर्मंडल। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखेंगे वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है तथा शुष्क हवा 90% भाग है। इसमें 99% जो है शुष्क हवा है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी जितने सारी भी गैसें हैं सभी इसी में है। कार्बन डाइऑक्साइड और एग्जैक्ट अगर पूछ लिया जाता है आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो आप लोग बताएंगे 0.36। यहाँ लिख दे रहा हूँ। एग्जैक्ट अगर पूछ लिया जाता है तो 0.036 आप लोग बताएंगे, अगर एग्जैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ लिया जाता है तो। और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। मैक्सिमम तो नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन 21% और 0.36 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो जितना बचा उसमें सारे गैसें उसी में पाए जाते हैं। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन क्या किसके लिए उपयोगी है? सांस लेने के लिए। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये तेज़ी से घटता जाता है। पहाड़ों पर यह पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। पर्वतारोही जो जितने भी जाते हैं कभी या जो भी गए हैं वो देखते होंगे आप पिक्चर में, वो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आप लोग को सांस लेने में कठिनाई होगी, ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है। अपने साथ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। यहाँ से देखिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न
पूछे जाएंगे। ऊपर जैसे जाता है तापमान घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर बढ़ती है। वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गतिशील के वायु को पवन कहा जाता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और नेक्स्ट है जीव मंडल। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है, देखिए आप लोग पिक्चर देख लें। यह है स्थल मंडल जिसमें सभी लोग हैं, जानवर है, मनुष्य है, घर है। जल मंडल है, यहाँ देखिए ये वायुमंडल है, पिक्चर दिया गया है। ये आप लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। जीव मंडल में सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया तक भी पाए, जो भी हैं जीव मंडल में, जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी जीव मंडल में पाए जाते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव मंडल। मनुष्य सहित, मनुष्य भी सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवन मंडल से जुड़े हुए हैं। जीवन मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया जा सकता है। एक तो जंतु जगत में, दूसरा पादप जगत में। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार में जो सुनामी आया था उसका उदाहरण दे रहा है। 2004 में आया हुआ था, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 2004 में आया था। भाग में, एक मिनट, 2004 भूकंप से सतह में परिवर्तन होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव मंडल हैं, स्थल मंडल हैं, वायुमंडल हैं, सभी एक दूसरे से आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। संतुलन बनाते हैं, सीमित है। चलिए, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, अगर देख लेते हैं। टाइम अगर ज़्यादा, चलिए करवा दे रहा हूँ, 10-5 मिनट लगेगा, प्रश्न भी करवा दे रहा हूँ। मैं बताते जाऊँगा क्योंकि लिखना तो संभव है नहीं, लिखने में पेंसिल में दिक्कत होता है, तो मैं बोलते जाऊँगा, आप लोग नोट करते जाएंगे। 1 मिनट पेंसिल लेने दीजिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। ये तो एकदम इजी है। भूमंडल, जलमंडल, आप लोग नोट करते जाएंगे। भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवन मंडल। ठीक है, भूमंडल को स्थल मंडल भी कह सकते हैं। दूसरा है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। महाद्वीप कितने थे? 7। तो एक में आप लोग लिखेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे कौन से महाद्वीप हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अंटार्कटिका। नोट करते जाएंगे आप लोग। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल में कितने परतों हैं? 5 हैं। एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं, बहिर्मंडल या वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी को नीलाग्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा अधिक है। जल की मात्रा अधिक होने से इसीलिए जो है इसे नीलाग्र कहा जाता है। छठा नंबर, जीवित प्राणियों के लिए जीवन मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए जीवन मंडल क्यों? क्योंकि यहाँ पे
जीवन मंडल में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जल, यहाँ पे जल मिलता है, जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु चाहिए, वायु चाहिए, भूमि चाहिए, एक मिनट, इसलिए यहाँ पे जीवन मंडल इसलिए महत्वपूर्ण है जीवित प्राणियों के लिए, क्योंकि वायु नहीं रहेगा तो सांस नहीं ले पाएंगे, जल नहीं रहेगा तो पिएंगे नहीं, पानी नहीं पी पाएंगे, इसलिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? बताइए, एक प्रश्न अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, तो इसका हो जाएगा यूराल। यूराल पर्वतमाला जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़े हैं? तो एक स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन, यह सर्वाधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है? तो स्थलमंडल, थलमंडल लिखा हुआ, स्थलमंडल, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रश्न और है, इसे भी कर लेते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, देखिए मैरियाना ट्रेंच हम लोग अभी पढ़े थे, जिसकी लगभग 11,022 किलोमीटर है, यानी कि 11,022 किलोमीटर इसकी गहराई है मैरियाना ट्रेंच की। उसके बाद 10 महासागर का नाम एक देश के नाम पे है, हिंद महासागर, जो कि भारत के नाम पे है। तीसरा नंबर है देश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। बताइए, जीवन मंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। अभी भी हम लोग पढ़े थे, इसे क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, इन अक्षरों पे नहीं जाइएगा आप लोग, क्योंकि पेंसिल से लिखने में नहीं बनता है। ठीक है, मैं इसे मिटा ही देता हूँ। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग इसी तरह क्लास को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।